हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 7 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में कितने स्टेशन को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों का पुनर्विकास कर विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, यानी वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। इस योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास होना है। टोटल कितने? 1309। और पहले चरण में कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है। बात करें अगर हम अमृत भारत स्टेशन योजना की, तो किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो ये भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा यह आरंभ किया गया है। कब? इसी वर्ष यानी 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है? छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण और उनका आधुनिकीकरण करना, और रेलवे सफर करने वाले नागरिकों को उच्चतम सुविधा प्रदान करना। यानी जो स्टेशन है उसका नवीनीकरण करना और उसका आधुनिकीकरण करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। इस योजना के तहत होगा क्या? स्टेशन भवन में सुधार किया जाएगा, स्वच्छ भारत पर ध्यान दिया जाएगा, यानी स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, स्टेशन स्वच्छ बनाए जाएंगे। रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने में होने वाली परेशानी को दूर किया जाएगा और रेलवे स्टेशन को बस अड्डे इत्यादि से जोड़ा जाएगा। स्टेशन के दोनों तरफ से प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों को प्रवेश व बाहर जाने की सुविधा भी होगी। स्वचालित सीढ़ियों का प्रावधान होगा, बेहतर प्रकाश सुविधा होगी, पार्किंग क्षेत्र में सुधार किया जाएगा, दिव्यांगजनों के अनुकूल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, हरित और नवीनीकृत ऊर्जा का उपयोग, पर्यावरण अनुकूल इमारत बनाया जाएगा। यानी सारे स्टेशनों को में सुधार किया जाएगा और इसे वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को, इसलिए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और उस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिए। इसने शहर के 90% हिस्से को तबाह कर दिया और उस समय लगभग 20,000 सैनिक और 70,000 से अधिक लोग मारे गए थे। किसके द्वारा? लिटिल बॉय द्वारा। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम फैट मैन गिराया गया। जो दूसरा परमाणु बम गिराया गया उसका क्या नाम है? फैट मैन। कहाँ पे गिराया गया था? नागासाकी में। दोस्तों, इन दोनों परमाणु बम से जापान के करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को आजीवन 10,000 रुपए हर महीने देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को आजीवन 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। पद्म पुरस्कार में कौन कौन सा पुरस्कार आता है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला कौन सा है? तो पहला भारत रत्न है। ठीक है। भारत रत्न पहला सर्वोच्च है, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। अगर हम बात करें 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था? तो 6 लोगों को दिया गया था, जिसमें मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हिसोन इत्यादि शामिल थे। और पद्म भूषण की बात करें तो कितने लोगों को दिया गया था? 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था और 91 लोगों को जो है पद्मश्री प्रदान किया गया था। हरियाणा सरकार ने राज्य की पद्म पुरस्कार प्राप्त विभूतियों के सम्मान के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना 2023 प्रारंभ किया है। कि इसके तहत दिया जाएगा? हरियाणा गौरव सम्मान योजना के तहत यह दिया जाएगा। इस योजना के तहत पद्म पुरस्कार विजेताओं को सरकारी कार्यक्रमों में न केवल विशेष आतिथ्य प्रदान किया जाएगा, बल्कि प्रदेश सरकार उन्हें 10,000 रुपए मासिक मानदेय प्रदान करेगी। यानी जो सरकारी कार्यक्रम होंगे उनको उसमें अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा और उन्हें 10,000 रुपए प्रति महीने आजीवन दिया जाएगा। ठीक है। यह है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर।
अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में जुर्माना और कैद की सजा के लिए विधेयक पास किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड सरकार ने यह विधेयक पारित किया है। इसके बारे में बात करते हैं तो पहली बार नकल करने वाले अभ्यर्थियों को 1 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो अगर पहली बार कोई नकल करते हुए पाया गया है तो उसे 1 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा, और दूसरी बार नकल करते हुए पाया गया तो 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग संस्थान या अनुबंधित व्यक्ति पेपर लीक करने का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास और 2 से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर हम इसके बारे में और बात करें तो पेपर लीक के मामले में राजस्थान में जो कानून बना है उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, उत्तराखंड में उम्र कैद, गुजरात में 10 साल का जेल है, हरियाणा में 10 साल का अब हो गया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोषी पर एनएसए लगता है, यानी राष्ट्रद्रोह का कानून लगता है, और बिहार आईटी एक्ट के तहत सख्त धाराओं से में मुकदमा चलता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महारत्न का दर्जा दिया गया है किसे? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। इसके बारे में देखते हैं। वित्त मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही अब देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। कितनी? तो 13 हो गई हैं। महारत्न कंपनियों का दर्जा केवल नवरत्न कंपनियों को दिया जाता है, यानी पहले ऑयल इंडिया पहले नवरत्न कंपनी थी, अब उसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? इसके लिए पिछले 3 सालों का औसतन टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का से ज्यादा होना चाहिए, और औसत प्रॉफिट 2500 करोड़ रुपए का होना जरूरी है, और इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी होना जरूरी है। प्रॉफिट कितना? 2500 करोड़ रुपए, और ग्लोबल प्रेजेंस होना इसका जरूरी है। अगर हम बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, और मुख्यालय कहाँ है इसका? दुलियाजान, असम में। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर रंजीत रत्न। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगले प्रश्न, अगर हम महारत्न कंपनियों की बात करें तो टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 13। कौन कौन सी? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी भेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वीं बनी है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजमार्ग यात्रा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NHAI ने राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने राजमार्ग उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए राजमार्ग यात्रा नामक एक नागरिक केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। राजमार्ग यात्रा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यापक जानकारी प्रदान करती है, जिसमें वास्तविक समय की मौसम स्थिति, प्रसारण सूचना, नजदीकी टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल और सुरक्षित और निर्बाध यात्रा के लिए अन्य सेवाएं शामिल हैं। यानी जब हम नेशनल हाईवे पे यात्रा करेंगे तो उसमें सारी जानकारी जो है यह ऐप प्रदान करेगा। ऐप जिम्मेदार और सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए ओवर स्पीड नोटिफिकेशन और वॉयस सहायता भी प्रदान करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें NHAI की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1988 की घोषणा के माध्यम से हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा 1955 में स्थापित एक स्वतंत्र संगठन है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इसके संतोष कुमार यादव हैं। और यह किसके अंडर आता है? तो यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंदर आता है। और सड़क परिवहन मंत्री कौन है वर्तमान में? तो नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक मिसाइलें मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल से भारत को स्पाइक मिसाइलें मिली हैं। पहाड़ों के पीछे छुपे दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने की अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए
भारतीय वायुसेना को इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिली है, जो 30 किलोमीटर तक की दूरी से लक्ष्य को मार सकती है। और इसे विकसित किसने किया है? तो इसे इजराइल स्थित रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसे विकसित किया है। अगला प्रश्न है, देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए। या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। और यह आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में काम करती है। और वर्तमान में महिला एवं बाल मंत्री कौन, विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, जल दोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा जल दोस्त एयरबोट को लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है? यह एक एयरबोट है जो पानी पर चलती है। इसे जल में तैरते कचरे को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी यह जल में जो कचरा होता है उसको साफ करने के लिए यह रोबोट बनाया गया है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज वर्ष 1959 में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी ICAR का एक भाग है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। या किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और यह 5 से 6 अगस्त 2023 को आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय उत्सव में दुनिया भर के प्रसिद्ध पुस्तकालयों की विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। यह है आज का टेस्ट का प्रश्न। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।